तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि वहाँ पे लुवो आया था जो कि हाउ से उसकी टेक्निक जानना चाहता था, लेकिन वो उल्टा उसकी मदद कर देता है और हाउ उसको खर्चा पाने के तौर पे उसे एक दबा के घूंसा दे मारता है और उसके मुंह के ऊपर 4 उंगलियां छप जाती हैं। वहीं पे जब केन वहाँ पे हाउ को चेक करने के लिए जाता है तो हाउ तो बिल्कुल ठीक था, बस वो की ही हालत खराब थी। वहीं पे हाउ उन लोगों से पूछता है क्या हाल चाल है, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में जब हाउ उन्हें बताता है कि उसने यहाँ पे लुवो को हरा दिया है तो इसे केन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है तुम्हारा लेवल तो काफी ज्यादा कम था। लेकिन हाउ उसे जब बताता है कि वो ट्रू की रियलम के 3rd लेवल पे पहुंच चुका है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पे केन के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो आगे से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी जल्दी कल्टीवेट कैसे कर ले रहे हो। अब इसके बाद केन और उसका साथी वहाँ पे वुलू को उठा लेते हैं और केन जाते हुए हाउ से कहता है कि जब तुम नीमन के अंदर एंटर करोगे, नीमन एक जगह का नाम है शायद, तो फिर वहाँ पे तुम बिल्कुल भी ताई यूनफेंग को चूज मत करना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो सकती है। जिसपे हाउ अच्छे दोस्त की तरह बात मानते हुए कहता है कि ठीक है। अब इसके बाद हम लोग हुआंग यू को देखते हैं और इसे भी पता चल चुका था कि हाउ ट्रू की रियलम के 3rd लेवल पे पहुंच चुका है और इसे कैसे भी कह के हाउ से बदला लेना था और अगर हाउ असाइनमेंट को पास करके इनर डिसाइपल बन जाता है तो फिर ये कभी भी हाउ को छू तक नहीं पाएगा। इसीलिए हुआंग यू यहाँ पे प्लान बनाता है कि वो असाइनमेंट के दौरान ही हाउ के ऊपर असासिन से हमला करवा देगा, जिससे हाउ मारा भी जाएगा और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। अब इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट असाइनमेंट वाले दिन का होता है और नाइमन का मतलब भाई इनर डिसाइपल है। ट्रांसलेटर शायद से ट्रांसलेट करना भूल गया। खैर हमें यहाँ पे असाइनमेंट के रूल बताए जाते हैं कि जितने भी इनर डिसाइपल होंगे वो अरीना को डिफेंड करेंगे और बाहर से आने वाले आउटर डिसाइपल यहाँ पे उन्हें चैलेंज करेंगे। अगर इनर डिसाइपल जीत जाते हैं तो फिर उन्हें आउटर डिसाइपल ही रहना पड़ेगा और अगर आउटर डिसाइपल यहाँ पे इनर डिसाइपल्स को हरा देते हैं तो फिर उन्हें इनर डिसाइपल्स की पोस्ट दे दी जाएगी। जिसके बाद वहाँ पे असाइनमेंट को शुरू कर दिया जाता है तो सभी लोग आपस में लड़ाई करना शुरू करते हैं और बेशक इनर डिसाइपल के पास ज्यादा पावर थी तो वो काफी ज्यादा अच्छे से आउटर डिसाइपल्स को हैंडल कर रहे थे, सिर्फ एक ही तो जीत पा रहे थे। यहाँ पे कुछ इनर और आउटर डिसाइपल के बीच में गड़बड़ हो सकती है भाई ट्रांसलेशन की वजह से, लेकिन हम लोग हाउ को देखते हैं और वो बेचारा अरेना में अकेले ही खड़ा था, कोई उसके पास फाइट करने के लिए आ ही नहीं रहा था। अब उसी टाइम पे हाउ के पास असैसिन आता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो उसको चैलेंज करता है तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि हाउ काफी ज्यादा फेमस है। हुआंग यू ने जो असैसिन यहाँ पे भेजा था उसका लेवल ट्रू की रियलम 5th लेवल पे था, वहीं पे हाउ 3rd लेवल पे था। इसलिए वो असैसिन जब सीधा हाउ के ऊपर अटैक करता है तो वो काफी ज्यादा फास्ट था। वहीं पे हाउ इस बात से भी हैरान होता है कि इस असैसिन ने अपनी स्वॉर्ड के अंदर भी अपनी की को फ्यूज किया हुआ है। हाउ को तकलीफ तो काफी ज्यादा हो रही थी लेकिन वो ज्यादा दिखाता नहीं है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। वो असैसिन हाउ के ऊपर पूरी ताकत और रफ्तार से अटैक करता है लेकिन हाउ हर बार कैसे न तैसे उसे डॉज करते जाता है। हाउ अटैक्स को डॉज तो कर ले रहा था लेकिन वो एक बार चूक जाता है और असैसिन इसी बात का फायदा उठा के उसके सीने के अंदर अपनी इन्फ्यूज की स्वॉर्ड को घुसा देता है। इससे सभी लोगों को लगता है कि हाउ यहाँ पे मारा गया और वो असैसिन उन लोगों से कहता है कि उसने आउटर डिसाइपल्स के टॉप डिसाइपल को मार दिया है जो उसकी स्वॉर्ड में अभी तड़प रहा है। हालांकि पीछे से हाउ कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं मारा गया हूँ। इससे वो असैसिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद हाउ अपने सीने के अंदर से स्वॉर्ड को मक्खन की तरह बाहर निकाल लेता है और जब वो स्वॉर्ड को बाहर निकालता है तब हाउ ने भी अपनी की को स्वॉर्ड के अंदर फ्यूज कर लिया था और वो असैसिन से कहता है कि मैंने ये ट्रिक तुमसे ही सीखी है। जिससे वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक तो इतने बड़े अटैक को सीधा सर्वाइव करना और ऊपर से की फ्यूज टेक्निक को सीखना, ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। हाउ ने फाइटिंग के दौरान ही की इन्फ्यूज शॉट टेक्निक को सीख लिया था लेकिन उसने अटैक को जो अपने दिल के ऊपर हुआ था मिरर के थ्रू डॉज किया था जो कि सीधा उसके सीने से दूसरी स्पेस में ही चला गया था, तो उसके ऊपर हमला कहाँ से होगा। इसके बाद हाउ असैसिन की तरफ बढ़ते हुए कहता है क्योंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो फिर मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। जिसके बाद अब वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है और असैसिन के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। हालांकि असैसिन उसे होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन असैसिन को जब समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे हाउ को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएगा तो फिर वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। अब उन्हीं में से एक डिसाइपल को पता चल जाता है कि ये किलर्स टेम्पल वर्ड ब्लॉकिंग टेक्निक है और उन सभी लोगों को पता चल जाता है कि एक असैसिन यहाँ पे अटैक करने के लिए आया है। वहीं पे हुआंग दोबारा फटी। अगर सभी लोगों को असैसिन पकड़ा जाता है तो फिर सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ पे हुआंग ने ही ये कांड किया है। वहीं पे सभी लोग भी उस असैसिन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर वो असैसिन वहाँ से दुम दबा के भागने की कोशिश करता है और जब इसे लगता है कि इसने सभी को खट्टा चूरन दे के यहाँ पे कामयाब हो गया है भागने में, उसी टाइम पे हाउ उसके पीछे से अपनी इन्फ्यूज्ड शॉर्ट स्लैश मारता है जो कि सीधा जाके उस असैसिन टकराती है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और असैसिन पके हुए आम की तरह सीधा आके जमीन पे गिरता है और मारा जाता है। और हाउ ने दोबारा यहाँ पे उन अर्थ स्टोन्स का इस्तेमाल किया था। इसे सभी लोग वहाँ पे हाउ को दोबारा चीयर करने लगते हैं ये कहते हुए कि इसने किलर्स टेम्पल के एक असैसिन को मार दिया और ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। इसके बाद वहाँ पे बाकी लोग भेजते हैं कि जाओ जाके उस किलर की आइडेंटिटी
सही के बारे में पता लगाओ। वहीं पे हुआंग को इस बात की चैन की सांस आई थी कि कम से कम असैसिन तो मारा गया, अब उसके बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। लेकिन उसे इस बात का दुख भी था कि वो हाउलू को दोबारा मार नहीं पाया। इसके बाद असाइनमेंट वहाँ पे खत्म हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पे कुछ एल्डर्स आते हैं अलग अलग पीक्स के, जो कि डिसाइपल्स को सिलेक्ट करने वाले थे और उन्हें इनर डिसाइपल बनाने वाले थे। बहुत सारे डिसाइपल्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन हुआंग यू हाउ को सिलेक्ट नहीं करता है और वो अभी भी एक आउटर डिसाइपल रहता है। हाउ आगे से कहता भी है कि मैंने यहाँ पे फेयरली मैच को जीता है, मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया है। हुआंग आगे से कहता है कि तुमने बस एक ही बंदे को हराया है और जितने ज्यादा बंदे को हराओगे उतने ज्यादा तुम्हें मेरिट पॉइंट मिलते हैं, इसीलिए किसी एल्डर ने तुम्हें चूज नहीं किया है। हुआंग यू ने यहाँ पे दोबारा चाल चली थी ताकि हाउ आउटर डिसाइपल ही रहे और उसके पास मौके आते रहे हाउ से छुटकारा पाने के। सभी लोग भी आगे से ये कहते हैं कि ये अनफेयर है, ये अनफेयर है, लेकिन हुआंग यू को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे फीफेन आता है, जो कि कहता है कि वो हाउ को अपनी पीक के अंदर लेगा, यानी कि टाई युवांग पीक, जहाँ पे हाउ को कहा गया था कि भैया इसे बिल्कुल भी चूज ना ही करियो। जिसे हुआंग यू की दोबारा फटी, जिसके बाद वो मोफाई से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा तो ट्रेडिशन था कि तुम कोई भी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो फिर मोफाई आगे से वहाँ पे अपनी की डोमेन को रिलीज करता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतने दिन की दिक्कत हो रही है। वहाँ पे मोफाई की डोमेन काफी ज्यादा शक्तिशाली थी, तो हुआंग यू अपने घुटनों पे आ जाता है। इससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जिसको वेस्ट समझा जाता था वो असल में इतना ज्यादा शक्तिशाली है। अब इसके बाद मोफाई हाउ से कहता है कि तुम्हें आना है कि नहीं आना है। वहीं पे हाउ सबसे पहले जितने भी वहाँ पे पीक एल्डर्स थे उनकी बेइज्जती करता है, जिसके बाद वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। हुआंग यू मन के अंदर सोचता है कि फ्यूचर में तुमसे और भी ज्यादा मैं अच्छे से निपट लूंगा, क्योंकि यूनफेंग पीक बहुत ज्यादा वेस्ट है, उसमें कोई भी फ्यूचर नहीं है। वहीं पे मोफाई जाते हुए हुआंग यू से कह के जाता है कि वो मेरे अंडर है, तो फिर सिर्फ भौंकना काटने के बारे में सोचना भी नहीं। वहीं पे सभी लोग सोच रहे थे कि पता नहीं हाउ का फ्यूचर क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल सबसे बेकार सेक्ट के अंदर जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग यूनफेंग पीक की पीक मास्टर को देखते हैं, जिनका नाम जियांग वेंटियान था, जो कि हाउ से कहते हैं कि तुम यहाँ के नए डिसाइपल हो जिसको फीफेन ने चुना है। वहीं पे हाउ अपना सर एकदम जमीन में पटक देता है, एकदम घुसा ही देता है और आगे से कहता है कि वो यहाँ पे दिल लगा के प्रैक्टिस करेगा और कल्टीवेट करेगा, जबकि सभी लोगों ने उसे लगातार कहा था कि इस पीक को ना ही चूज करियो। और जब हाउ आगे से कह ही रहा था कि वो दिल फाड़ के मेहनत करेगा, उसी टाइम पे मास्टर जियांग उसे एक फॉरवर्ड देते हैं और उसे कहते हैं कि क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, जाओ और जाके खेती करो, कल्टीवेशन में कुछ भी नहीं रखा है। अब इसके बाद हम लोग हाउ को देखते हैं, जो कि खेत जोत रहा था और वो अपने मन के अंदर कहता है कि मैं दिल विच कहंदिया सी कहां आके फंस गया सी। हालांकि वो अभी भी अपना दिमाग चल रहा था और मन के अंदर सोचता है कि उसे कम से कम इन्हें डिसेबल वाला ट्रीटमेंट तो मिलेगा, यानी कि सिस्टम के हिसाब से उसे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे, जिसकी मदद से वो यहाँ पे कई सारी टेक्निक्स और पिल्स को खरीद सकता है, जो कि उसे काफी ज्यादा फायदा दिलाएंगे। अब इसके बाद हाँ वहाँ पे खेत को जोतते थक जाता है, तो वो आराम से बैठ के पानी पीने लगता है और उसी टाइम पे वहाँ पे कुछ इनर सीनियर्स आ जाते हैं, जो कि हाउ से उसके कंट्रीब्यूट पॉइंट छीनने के लिए आए थे। हालांकि हाउ जब उन्हें देने से मना करता है तो वो डायरेक्ट हाउ के ऊपर अटैक ही कर देते हैं, ये कहते हुए कि हम यहाँ के सीनियर्स हैं, तुम बाहर से आए हुए मार्शल आर्ट्स जीनियस हो, न कि यहाँ के। हालांकि हाउ उसके मुंह के ऊपर एक ही पंच मारता है और उसके दांत बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद हाउ उन लोगों से कहता है कि अब मैं यहाँ पे वसूली करूंगा। इसके अगले सीन में हाउ उन तीनों को ही पीट के जमीन में गाड़ देता है और उनके जितने भी कंट्रीब्यूट पॉइंट थे उन सभी को चुरा लेता है। अब इसके बाद भाई के पास इतना ज्यादा तो माल हो ही चुका था कि वो यहाँ पे कोई मार्शल टेक्निक को सीख सकता था, इसलिए तुरंत यहाँ से लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता है। अब इसके बाद हम लोग हाउ को डायरेक्ट लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं, लेकिन जब वो टेक्निक्स को खरीदने के लिए जाता है तो फिर उनकी कीमत काफी ज्यादा हाई थी। हाउ इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे कुछ सालों बाद आना चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे फेरी मास्टर बाहर निकलती है, जो कि हाउ से कहती है कि साइड में बॉडी टेक्निक रखी हुई है, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हाउ से पूछता है कि आप बाहर की दुनिया देख सकती हैं क्या, तो फेरी मास्टर बताती है कि वो मिरर के जरिए बाहर से देख सकती है। हाउ से पूछता है कि जब मेरी लगी हुई थी तब आप क्यों नहीं आई, तो फेरी मास्टर आगे से कह देती है कि मेरे पास इतनी एनर्जी थोड़ी ना है कि मैं तुम्हें नहाते हुए भी देखूं, नहीं थी भाई एनर्जी उस टाइम पे सिर्फ कभी कभार ही देख सकती हूँ। अब इसके बाद फेरी मास्टर वहाँ पे हाउ को फिनिक्स वर्ड स्काई टेक्निक के बारे में बताती है, जो बस एक येलो रैंक की टेक्निक है, यानी कि लो ग्रेड की, लेकिन इसके बावजूद ये कोई ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है, इसीलिए हाउ जल्दी से उस फिनिक्स टेक्निक को खरीद लेता है। वहीं पे वो कीपर भी उसे कहता है कि भैया इसे अच्छी खरीद लेते या फिर इंतजार कर लेते, लेकिन कभी भी इस कचड़े में तो पैसा मैं न डालता। लेकिन हाउ उसे इग्नोर करते हुए जब फिनिक्स वर्ड स्काई टेक्निक को खोल के देखता है तो फिर हाउ में यहाँ पे दोबारा ज्ञान देता है कि वॉरियर मार्शल आर्ट्स को 4 लेवल्स पे डिवाइड किया गया है, हेवन, अर्थ, मिस्ट्री एंड येलो। ऐसा कहा जाता है कि हेवन रैंक मार्शल आर्ट्स हेवन एंड अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि येलो रैंक की मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा लोवेस्ट लेवल की होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सभी येलो रैंक की मार्शल आर्ट्स यूजलेस है। खास के लिए फिनिक्स वॉइड स्काई टेक्निक ये काफी ज्यादा कमाल की है और ये एडवांस रैंक की टेक्निक है, और इसकी रैंक येलो होने के
बावजूद भी ये हेवन रैंक पे पहुंच सकती थी इवॉल्व होके। अब ये फिनिश टेक्निक यहाँ पे बॉडी के इनहेंस करके उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। जब तक तुम्हारे पास इनफ एनर्जी है तुम तब तक इवॉल्व करते ही रहोगे। इसकी शुरुआती स्टेज पे इस टेक्निक की स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि मानो तुम हवा में उड़ रहे हो, जिसका मुकाबला अर्थ रैंक की बॉडी टेक्निक के साथ किया जा सकता है। अब इससे हाउ को खुशी होती है कि उसके पैसे वेस्ट नहीं गए। अब उसी टाइम पे हाउ को वो और जैन दिखाई देते हैं जो कि जबरदस्ती अपना प्यार किसी और के ऊपर अमेड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पे जैन उस लड़की से कहता है कि तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करोगी, मेरा प्यार। वहीं पे वो उसे कहता है कि तुम हमारी फैमिली के साथ निपट नहीं पाओगी, लेकिन वो लड़की आगे से कह देती है कि तुम वर्दी नहीं हो। खैर इस लड़की का नाम अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये आगे से कहती है कि ये मर्दों को उनके बैकग्राउंड्स को देख के चूज नहीं करती है और इसका दिल पहले ही हाउ के ऊपर आ चुका था। और उसी टाइम पे हाउ की किताब भी नीचे गिर जाती है, पता नहीं कैसे, जिससे इन तीनों का फोकस सीधा सीधा हाउ के ऊपर आ जाता है। तो हाउ उनसे कहता है कि कैरी ऑन दोस्तों, मैं गांधी जी का अंधा वाला बंदर हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। वहीं पे फैंग यून जैसे ही हाउ को देखती है तो वो शर्मा की तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो जाती है बुलेट ट्रेन की स्पीड से। वहीं पे जैन तो हाउ से कहता है कि तू हमारा प्यार छिनबू, हमारे लोगाई छिनबू। वहीं पे अब यहाँ पे इन्हें डिसेबल थे तो ये सभी हाउ की बेइज्जती ही करते हैं कि अब तो ये लंबा फंसेगा। इसके बाद वो दोबारा हाउ के ऊपर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें इस बार सबक सिखा के ही रहूंगा। हालांकि हाउ उसके ऊपर बस एक ही हाथ मारता है, वो भी अपनी की को फ्यूज करते हुए, और वो क्यों एक ही बार में नॉकआउट, और वो दोबारा उठता भी नहीं है। बेचारे का सर सीधा सीधा फ्लोर से जा टकराता है। वहीं पे जन ये देख के तो हैरान ही हो जाता है, जिसके बाद वो भी अपनी की फ्यूज को टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हाउ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हाउ उसके ऊपर भी बस एक ही पंच मारता है और उसे कहता है कि काहे को फालतू में लड़त हो, और जैन उड़ते हुए दूर जाके गिरता है और हाउ उसकी पीठ के ऊपर पैर रख लेता है और उससे कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन से क्लैन से हो, अगर यहाँ पे नियम ना होते तो फिर मुझे मारने में भी कोई हिचक ना होती। वहीं पे जैन तो हाउ की स्ट्रेंथ को देख के हैरान ही हो जाता है, इसीलिए वो लगे हाथ हाउ को यहाँ पे कहता है मेरा बड़ा भाई लुबी के साथ अगर तुम एरिना के अंदर चैलेंज करोगे तो फिर मैं मानूंगा कि तुम्हारे अंदर ताकत है। हालांकि हाउ आगे से कह देता है कि मैं गांधी जी का चौथा बंदर हूँ जो लड़ाई धड़ाई फालतू में नहीं करता है। तो फिर जैन उसे कहता है कि अगर तुम मेरे भाई को हरा देते हो तो फिर मैं तुम्हें 1,00,000 गोल्ड कॉइन दूंगा और साथ ही में एक वर्ल्ड सीकिंग वेपन भी। वर्ल्ड सीकिंग भाई ग्रेड का नाम है, दुनिया हिला देने वाली मत समझना। अब जहाँ पे आमदनी अठन्नी हो और खर्चा रुपया हो वहाँ पे वो कैसे मना कर सकता है, और वो तुरंत ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। हाउ को थोड़ी सी टेंशन थी कि इस मैच को कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही सेम रियलम पे हैं। वहीं पे जैन काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसका भाई जो ट्रू की रियलम के 9th लेवल पे था, और ऊपर से इसके बड़े भाई के पास तो वर्ल्ड सीकिंग वेपन भी था जो कि इसका स्पेशल वेपन है, यानी कि स्पीयर, जिसकी मदद से वो मार्शल आर्ट सेंट रियलम की फर्स्ट लेवल पे आ जाता है। अब इसके बाद हम इन दिनों को यहाँ पे लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ पे मास्टर जियांग हाओ को डांट रहे थे, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पे आए नहीं, बाहर की तरफ बवाल मचाना शुरू कर दिया, और वो उसे पनिशमेंट के तौर पे चिकन का पिछवाड़ा देते हैं खाने के लिए, वो भी ना के बराबर, और लेग पीस खुद खाते हैं और बचा हुआ जो पंजा होता है फीफेंग को देते हैं खाने के लिए। वहीं पे फीफेंग जब अपने मास्टर को बताता है कि अगर हाओ चैलेंज जीत जाता है तो फिर उसे 1,00,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे, तो फिर मास्टर जियांग का रवैया बदल जाता है और वो हाओ को खाने के लिए लेग पीस दे देते हैं, और साथ ही में उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जब भी किसी के साथ फाइट करना तो पूरी ईमानदारी के साथ करना, मैं तुम्हें समझता हूँ। वहीं पे वो फीफेंग से कहते हैं कि जब खाना पीना हो जाए तो फिर हाओ की जीत पे मोहर लगाने के लिए उसे अपनी यूनिक टेक्निक भी सिखा देना, ठीक है, जिससे हाओ आगे से खुश हो जाता है। साथ ही में मास्टर उसे और भी ज्यादा चिकन दे देते हैं, वो भी पूरी बॉडी, जा और जाके दबा के खाओ। जिसके कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि हाओ आगे से हैरान होकर कहता है कि अगर मैं वो सारे 1,00,000 गोल्ड कॉइन जीतता हूँ तो उनमें से मुझे 90,000 मास्टर को देने पड़ेंगे। जिसपे फीफेंग आगे से कहते हैं क्या कर सकते हैं बाबू, मास्टर को ड्रीम 11 पे सट्टेबाजी का गंदा शौक है, क्या करे, और अगर तुम उन्हें पैसे नहीं देते हो तो शायद से वो तुम्हारी कुटाई भी लगा सकते हैं। हाओ आगे से कहता है कि मतलब कि वो लेग पीस फ्री नहीं था, लेकिन फीफेंग हाओ से कहता है कि चिंता न करो, मास्टर ने वो पैसे फ्री में नहीं लिए हैं, अब गौर से देखना, मैं तुम्हें टेक्निक सिखाने वाला हूँ। इसके बाद फीफेंग उड़ते हुए ऊपर जाता है और वहाँ पे सेलेस्टियल होराइजन नाम का एक अटैक करता है और सामने की तरफ से एक शॉकवेव छोड़ता है, और वो शॉकवेव इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि सामने की तरफ जितने भी पत्थर के स्पाइक्स थे वो सभी एक झटके के अंदर ही टूट के बिखर जाते हैं। फीफेंग उसे कहता है कि इस टेक्निक का नाम है सेलेस्टियल होराइजन और ये एक अर्थ रैंक स्किल है। हाओ आगे से बताता है कि ये मार्शल टेक्निक तो एक वेव की तरह है जिसकी फोर्स काफी ज्यादा शक्तिशाली है। फीफेंग उसे कहता है कि एक बार इसे मास्टर कर लेने से तुम नदियों और समुद्रों को भी उलट पलट कर सकते हो, और ऊपर से तुम जिसका सामना करने वाले हो वो ट्रू की रियलम के 9th लेवल पे है, इसलिए मैं ये टेक्निक तुम्हें देता हूँ। जिसके बाद वो हाओ को टेक्निक ट्रांसफर करने लगता
लगता है। और जब हाओ के पास वो टेक्निक आ जाती है तो फिर वो आगे से परफॉर्म करने के लिए जाता है। वहीं पे फीफेंग मन के अंदर सोचता है पता नहीं ये कितनी ज्यादा हैंडल कर पाएगा, पहली बार में मैंने कम से कम 5th लेवल पे तो पहुंच ही चुका था, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कम से कम 2 लेवल पे तो पहुंच ही जाए। लेकिन जब हाओ आगे से सेलेस्टियल होराइजन का इस्तेमाल करता है तो वो एक बार में कई सारी पावर्स को रिलीज करता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आता है और जितने भी पत्थर वहाँ पे बचे कुचे थे वो एक सभी झटके के अंदर ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इसी फीफेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हाओ ने यहाँ पे 5th लेवल को रिलीज किया था। वहीं पे हाओ इतना बड़ा कारनामा करने के बाद फीफेंग से पूछता है कि मैं क्या पास हुआ, तो फीफेंग आगे से कहता है कि अब तुम बस मास्टर को वो पैसे देने के लिए दिल कड़ा कर लो। अब इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट एरिना मैच का होता है जहाँ पे हम लोग लुजुए को देखते हैं जो कि आगे से उन्हें मना कर रही थी कि भैया काहे फालतू का डिवल कर रहे हो, इसे हाओ की चिंता जो हो रही थी। तो फिर लुबी उसे कहता है कि तुम्हें उसकी इतने की चिंता हो रही है, वो तो बाहर वाला है, साला अपने घर वालों की चिंता करो तुम, साला उसने हमारे वो को पूरी तरीके से बुली किया है, अब वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। उसी टाइम पे वहाँ पे वो भी आ जाता है जो कि सच में लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। अब उसी टाइम पे वहाँ पे हाओ भी आ जाता है तो जुबे उसे कहती है कि तुम्हें ये लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि हाओ उसे कहता है कोई बात नहीं है, मैं ये बैटल नहीं हारूंगा। वहीं पे लुवे भी उसे पूछता है क्या तुम सच में यहाँ पे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, तो हाओ आगे से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे डीजे बजाने के लिए आया हूँ, बेशक यार लड़ाई करने के लिए ही तो आऊंगा ना एरिना के अंदर। तो फिर लुवी आगे से उसे बताने लगता है कि ये मरने मारने वाला मैच नहीं है, इसीलिए जब तक कोई मरता नहीं है तब तक तुम उसकी जितनी चाहिए उतनी हड्डियां तोड़ सकते हो, और वैसे अगर चाहो तो हम लोग यहाँ पे ट्रिपल मैच भी खेल सकते हैं। वह फिर ये दोनों भाई आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ हाँ तोड़ दो साले की हड्डियां। जिस पे हाओ आगे से कहता है जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद लुवी गुस्से में सीधा हाओ के ऊपर अटैक कर देता है अपने स्पीयर के साथ में। स्पीयर की ताकत काफी ज्यादा थी लेकिन हाओ काफी ज्यादा फुर्तीला था, इसलिए वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके स्पीयर के नीचे से लुवी की ठुड्डी के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। हाओ से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर लड़ने का टैलेंट नहीं है तो फिर पीछे हट जाओ। वहीं पे लुवी के भाइयों को भी लुवी की चिंता हो रही थी तो वो आगे से कहता है कि कुछ भी नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो डॉज भी कर पाएगा। जिसके बाद वो दोबारा अपने स्पीयर के साथ ड्रैगन स्लेइंग थ्रस्ट के साथ हाओ की टांग के ऊपर अटैक करता है। तो हाओ इस बार भी उसके स्पीयर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे लुवी दोबारा उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। और जब वो दोबारा खड़ा होके कह ही रहा था कि मैं इस बार पक्का हरा दूंगा, उसी टाइम पे लू उसके मुंह के ऊपर अपने किक से अटैक करता है और उसका मुंह सीधा जमीन के अंदर घुसा देता है और उससे कह देता है कि मैंने अभी तक अपनी पावर को रिलीज भी नहीं किया और तुम इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो। लुवी दोबारा हाओ के ऊपर अटैक करता है लेकिन हाओ इस बार भी जंप करके उसे डॉज कर लेता है। तो लुवी उसे कहता है कि मेरा इरादा तो नहीं था कि मैं अपनी एबिलिटीज को पूरी तरीके से यहाँ पे अनलिस्ट करूंगा, लेकिन अब तुमने मेरे खिलाफ जो ये सब कुछ किया है कोई भी चारा नहीं बचा है। जिसके बाद वो अपने पास से स्पीयर को बाहर निकालता है और उसके अंदर अपनी बॉडी की को फ्यूज करने लगता है। वहीं पे उसके दोनों भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे क्योंकि अब लुवी यहाँ पे परफॉर्म्ड लेवल की मार्शल आर्ट्स को रिलीज करने वाला था। इसके बाद लुवी दोबारा हाओ के ऊपर अपने स्पीयर के साथ अटैक कर देता है तो हाओ इस बार भी अटैक को डॉज कर लेता है और मन के अंदर सोचता है कि इस अटैक की ताकत होली मार्शल रियलम तक पहुंच चुकी है, शायद से मुझे इसका सामना अच्छे से करना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी की को अपनी बॉडी के अंदर रिलीज करते हुए वहाँ पे उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है सेलेस्टियल होराइजन को, और उसका इस्तेमाल करते हुए वो नीचे की तरफ कई सारे स्लाइसेस मारता है जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और लुवी तो सीधा स्टेज के अंदर ही घुस जाता है और इसी तरीके से वो हार आ गया। वहीं पे उसके दोनों भाई भी इस बात से हैरान हो जाते हैं कि हाओ ने यहाँ पे फाइलेंट मास्टर की सिग्नेचर टेक्निक का इस्तेमाल किया है और वो भी वो टेक्निक इंटरमीडिएट अर्थ लेवल की है, सेलेस्टियल होराइजन। अब इसके बाद हाओ वहाँ से लुवी का भाला उठा लेता है और उससे कह देता है कि वेपन तो पूरा हुआ, अब आगे से 1 लाख सोने के सिक्के मेरे घर पे भिजवा दियो। और ये दोनों अपना सर पिटवाने लगते हैं कि बेइज्जती के साथ साथ माल भी देना पड़ेगा। अब इसके बाद हाओ अपने पीक पे वापस आता है तो उसने जितनी भी गोल्ड कॉइन कमाई थी वो सभी उसके मास्टर के हाथों में चली गई। हालांकि हाओ के पास अभी भी वो स्पीयर बचा हुआ था, लेकिन जब वो मिरर के अंदर आता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसका स्पीयर और वेपन दोनों ही गायब हो चुके हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे फेरी मास्टर आती है और वो उसे बताती है कि वो तुम्हारे प्रैक्टिस और टेक्निक के साथ मेल नहीं खा रहा था तो मिरर ने उसे डिवोवर कर लिया। तो हाओ आगे से हैरान होकर कहता है कि वो सुपीरियर क्वालिटी का वेपन था, लेकिन फेरी मास्टर आगे से कहती है कि वो सभी क्वालिटी के वेपन्स एकदम कचड़े हैं, जो बेनिफिट्स तुम्हें यहाँ से मिरर से मिलेंगे वो बहुत ज्यादा लाजवाब होंगे। फेरी मास्टर उसे बताती है कि ये जम्स तब ठीक होंगे जब ये वेपन्स को डिवोवर करेंगे, जितनी ज्यादा हाई क्वालिटी का वेपन होगा उतनी जल्दी ये जम्स खुद को रिकवर करेंगे। जैसे ही दूसरा स्टोन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही तुम्हारे की टेक्निक तिगुनी हो जाएगी। अब इससे हाओ भी यहाँ पे खुश हो जाता है क्योंकि इसे आम के आम अचार में मिल जाते हैं। अब इसके बाद हाओ
बाहर आ जाता है और अपनी फिनिक्स टेक्निक को इवॉल्व करने के लिए बारे में सोचता है और उसे इवॉल्व करने के लिए बीस्ट कोर की जरूरत पड़ेगी। अब इस बारे में सोच ही रहा था, उसी टाइम पे वहाँ पे वो लड़की भागते हुए आती है जो उसे बताती है कि केन बुरी तरीके से घायल है, उसे तुरंत ही यहाँ पे चलना पड़ेगा। इसके बाद अगला सीन मेडिसिन वैली का होता है, जुआन शॉर्ट सेक्ट के, जहाँ पे हम लोग केन को देखते हैं और केन बुरी तरीके से घायल था। वो लड़की हाउ को बताती है कि केन और वो दोनों मिशन पे गए हुए थे, तभी उन लोगों के ऊपर हुआंग यू ने घात लगा के हमला कर दिया। तो फिर हाउ जल्दी से हुआंग यू से निपटने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि उसे कहती है कि हुआंग यू होली मार्शल रियलम पे है, क्या तुम उसे हरा भी सकते हो? मुझे यहाँ पे और ज्यादा लाशें नहीं चाहिए। वो लड़की उससे कहती है कि फैंगयुन तुम्हारे भाई को यहाँ पे दवाई ववाई के लिए लेके आई है, तो सबसे पहले चीज उसके लिए मेडिसिन ढूंढना है जिससे तुम्हारा भाई ठीक हो सके। ये मेडिसिन वैली की रिप्रेजेंटेटिव है और इन्हें डिसाइपल भी साओ होंग। होंग हाउ से कहती है कि तुम्हारे भाई को बचाने के लिए तुम्हें डीमन डोमेन माउंटेन में जाना पड़ेगा, जहाँ तुम्हें ब्लड फ्लावर लोटस को लेके आना पड़ेगा। लेकिन डीमन डोमेन काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, तुम्हें खतरे को उठाना पड़ेगा। क्या तुम अपनी जान दाव पे लगा के ब्लड लोटस फ्लावर को यहाँ पे लेके आओगे ताकि केन को ठीक किया जा सके? हाउ इस चीज के लिए मान जाता है। तो फिर होंग उसे कहती है कि जब तक ये यहाँ पे रहेगा तब तक इसके पास सिर्फ 2 ही महीने हैं, जिसके बाद फूल लाने के बावजूद भी इसे बचाया नहीं जा पाएगा। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे जिंगलिन नाम का एक इनर डिसाइपल आता है जो कि मेडिसिन वैली का ग्रैंडसन भी था, और वो उन लोगों से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी बाहर वाले को 2 महीनों तक यहाँ पर रहने के लिए दूंगा? होंग उसे कहते हुए कि ये जिंदगी का मामला है। तो जियांगलिंग आगे से कहता है कि मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मेरा एक भाई था जिसको हाउलू नाम के किसी बंदे ने मार दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे किसी ऐसे को तो रहने नहीं दे सकता हूँ जिसने मेरे भाई को मारा हो। वह फैंगयुन हाउ को बता देती है कि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई है और अगर ये यहाँ पे उंगली करता है तो फिर केन को यहाँ पे रखना नामुमकिन सा ही समझो। हाउ जिंगलिन से साफ पूछता है कि क्या चाहिए, तो जिंगलिन उसे कहता है कि 10 मुक्के मेरे हाथ के खाओ तो फिर मैं तुम्हारे भाई को यहाँ पे रहने दूंगा। हालांकि होंग और फैंगयुन दोनों हाउ को मना करती हैं, लेकिन हाउ इस डील के लिए मान जाता है। बेशक भाई के पास डिवाइन ड्रैगन बॉडी जो है कहाँ गंडा कुछ होने वाला है। इसके बाद जिंगलिन वहाँ पे पम्प टेक्निक का इस्तेमाल करता है और हाउ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हाउ को कुछ भी नहीं होता और वो ही उल्टा दूर जाके गिरता है। अब इससे वो काफी ज्यादा हैरान हो ही रहा था कि इसे घंटा कुछ हुआ क्यों नहीं। तो वो दोबारा हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो हाउ दोबारा पम्प टेक्निक को सहता है और फोर्स की वजह से दोबारा जिंगलिन ही जाके गिरता है और उसके मुंह से ब्लड बाहर निकलने लगता है। और जिंगलिन को खुद के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, जिसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ता है और हाउ के ऊपर लगातार पम्प टेक्निक करते रहता है। और लगातार पम्प टेक्निक करने के बाद जब वो पूरी तरीके से हार मानने वाला होता है, उसी टाइम पे हाउ को लगता है कि अब नौटंकी शुरू कर देनी चाहिए, जिसके बाद वो आगे से नौटंकी करते हुए वहाँ पे तड़पने की एक्टिंग करने लगता है। तो जिंगलिन आगे से कहता है कि मुझे पता था कि तुम इसे बिल्कुल भी सह नहीं पाओगे, अभी के लिए इतना ही, मैं यहाँ से चलता हूँ। और बेचारे की उल्टी इतनी ज्यादा हो रही है, खून की ये दाग छोड़ते जा रहा है। अब इसके बाद हाउ उन लोगों को बताता है कि ये बस एक नौटंकी थी और कुछ भी नहीं। वहीं पे हाउ से कहते हैं कि अब तुम जल्दी से जाके फूल ले आओ और याद रखना मेरा एहसान है तुम पे। अब इसके बाद हम लोग हाउ को देखते हैं जो कि डीमन डोमेन की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहा था, और जब इसने अपने मास्टर्स को बताया कि वहाँ पे जाने वाला है तो उन दोनों ने साफ कह दिया मारे जाओ तो हमसे उम्मीद रखना कि हम बॉडी लेने के लिए आएंगे। और हाउ को इस बारे में भी डर लग रहा था कि वहाँ पे कई सारे एशियन बैटल हुए हैं जिनकी वजह से वहाँ पे कई सारे खतरनाक बीस्ट रहते हैं, यहाँ तक कि होली मार्शल रियलम वाले बद्दों को भी वहाँ पे कभी कभी जान गंवानी पड़ती है। अब हाउ वहाँ से जा ही रहा था कि उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं लूवी, लू ज़ेन और लू वू सब वहाँ पे इकट्ठा ग्रुप में आ जाते हैं, जो कि सीधा हाउ के ऊपर एम्बुश करने के लिए आए थे। और इन सभी का करता धरता यहाँ पे हुआंग यू ही था। हालांकि हाउ उन्हें देख के ज्यादा हैरान वैरान नहीं होता है, क्योंकि उसे पता ही था कि ये आएंगे ही। जिसके बाद वो सभी ग्रुप एक साथ हाउ के ऊपर अटैक कर देता है और इन सभी लोगों की कल्टीवेशन अभी मिला के होली मार्शल रियलम के फर्स्ट लेवल की थी। हालांकि हाउ वहाँ पे अर्थ वेन स्टोन का इस्तेमाल करता है और साथ ही में की टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि मिरर से मिली हुई थी। इसी के साथ वहाँ पे तगड़े धमाके होते हैं और हाउ एक बार में ही उन सभी लोगों को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और वो सभी यहाँ पे मारे जाते हैं। जिसको देख के हुआंग हैरान हो जाता है कि इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ सकती है कि एक बार में 10 होली रियलम के मास्टर्स को हरा दिया जाए। वहीं पे हाउ हुआंग से कहता है कि कुत्ते तू अटैक नहीं करेगा क्या? तो फिर हुआंग उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुमने अगर उन्हें हरा दिया है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पे होली मार्शल रियलम की पीक फॉर्म पे हूँ। हाउ उससे कहता है कि अच्छा। जिसके बाद हाउ वहाँ से गायब होते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे छू भी पाओगे? वहीं पे हुआंग तो हैरानी हो जाता है कि ये इतनी तेजी से कहाँ पे गायब हो गया। जिसके बाद हाउ वहाँ से काफी दूर चला आता है और उसे कह देता है कि अभी मुझे गॉड डोमेन के लिए जाना है, बस मेरे वापस लौटने तक इंतजार करो, जिसके बाद मैं तुमसे निपट लूंगा। जिसके बाद वो दोबारा वहाँ से स्यू करके गायब हो जाता है। वैसे ये फिनिक्स टेक्निक का कमाल है। वहीं पे हुआंग उसको टेलीपोर्ट होता हुआ देख के हैरान हो जाता है, लेकिन ये अभी के लिए यहाँ से खिसक लेता है और हाउ के वापस आने से पहले ही हाउ को निपटाने के बारे में फैसला करता है। हाउ आगे से बताता है कि ये फिनिक्स
इस टेक्निक उसकी फेरी मास्टर की ही देन है। मास्टर ने उसे बता दिया था कि तुम इसका इस्तेमाल अपनी करंट पावर के हिसाब से दिन में 3 बार कर सकते हो, लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर ज्यादा बार करके जिंदगी बचा सकते हो। अब इसके बाद हाउ एक जगह से होके गुजर ही रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे दरवाजा खुलता है और कई सारे लोग वहाँ से भागते हुए आ रहे थे, ये कहते हुए कि लुटेरे आ रहे हैं, वो सभी हमें मार देंगे। हाउ ने सुन रखा था कि यहाँ पे जो भी लुटेरे रहते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम नहीं है, लेकिन उसे स्टोन सिटी से होके ही गुजरना पड़ेगा, तभी वो गॉड डोमेन माउंटेन के अंदर जा सकता है, नहीं तो केन अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। इसीलिए हाउ उस सिटी से होते हुए ही गुजर रहा था, लेकिन जब वो वहाँ से जा रहा था तब उसे पता चलता है कि सभी लोग यहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन तभी हाउ को एक ग्रैंडपा दिखाई देते हैं जो कि एक स्वॉर्ड को बनाने की कोशिश कर रहे थे। हाउ उन लोगों से पूछता है कि आप जा क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे उसे एक और छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि उसकी तरफ चाकू करते हुए कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें पता है कि बैंडिट्स आ रहे हैं, पर मेरे ग्रैंडफादर अभी जाना नहीं चाहते हैं। हाउ उन लोगों से कहता है कि लुटेरे आ रहे हैं, लेकिन तब भी भाग नहीं रहे, क्यों? वो लड़की आगे से बताती है कि उनको पहले ही पॉइजन एरो लग चुका है, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए वो टाइम रहते अपने आखिरी वर्ग को पूरा करना चाहते हैं। वहाँ पे ग्रैंडपा भी हाउ से इतना ही कहते हैं कि अगर मैं ये जगह छोड़ के चला भी जाऊँ तो भी मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो फिर मेरी जिद्दी बेटी को यहाँ से लेके चले जाओ। उसे यहाँ से जाने से मना कर दिया है, लेकिन वो ग्रैंड डॉटर अभी भी नहीं मान रही थी और वो साफ मना कर रही थी। तो फिर हाउ उसे पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर आखिर में अपने टाइम में एक स्वॉर्ड को क्यों बनाना चाहते हैं। तो वो लड़की आगे से बताती है कि उसके ग्रैंडपा डिवाइन वेपन वैली के कभी मास्टर हुआ करते थे। हाउ इसे हैरान होकर कहता है कि ये तो वही जगह है जो कि लगातार रेयर वेपन्स को क्रिएट करते हैं। तो वो लड़की आगे से बताती है कि उसके ग्रैंडफादर एक बार डिवाइन वेपन वैली के मास्टर हुआ करते थे, लेकिन एक कंपटीशन के दौरान किसी ने इन लोगों के ऊपर एम्बुश कर दिया। इसके बाद ग्रैंडफादर ने अपनी सभी एबिलिटीज को खो दिया और वो ब्लैक स्मिथ नहीं रहे थे। हालांकि उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ऑर्ब्स को इकट्ठा करने में लगा दी, क्योंकि वो इस बात को प्रूव करना चाहते थे कि वो अभी भी एक डिवाइन वेपन को फोर्ज कर सकते हैं। जब ये ऑर्ब को इकट्ठा कर लिए थे और वापस लौट रहे थे, तभी एक बैंडेज के ग्रुप ने इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया और इनके ऊपर पॉइजन वाला एरो लग गया। वो लड़की आगे से कांप रही थी, लेकिन फिर भी रोते हुए हाउ से कहती है कि हमें परेशान मत करो। वो अपने ग्रैंडफादर की मदद करना चाहती है उनके आखिरी मास्टरपीस को पूरा करने में। हॉमन के अंदर सोचता है कि ब्लैक स्मिथ का प्रोफेशन काफी ज्यादा ऑनरेबल प्रोफेशन होता है, साले मर जाएंगे लेकिन कभी भी अपने प्रोफेशन से गद्दारी नहीं करेंगे, और एक पावरफुल ब्लैक स्मिथ अर्थ सैटरिंग डिवाइन आर्टिफैक्ट तक बना सकता है। उसने सोचा भी नहीं था कि ये ग्रैंडफादर के पास इतना कमाल का पास्ट होगा। खैर उसी टाइम पे वहाँ पे बाकी सब बैंडिट्स आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि जितने भी बचे हैं उन सभी को मार दो, साला यहाँ की सरकार क्या कर रही है और मेरे को एक गॉड यहाँ पे नहीं दिखा, साला एक सिटी के अंदर एक गॉड नहीं है। वारे प्लॉट। ग्रैंडफादर हाउ से कहते हैं कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को यहाँ से ले जाओ, मैं तब तक उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को मेरे ग्रैंडसन जिमो के पास छोड़ सकते हो जो कि जुआनजियान सेक्टर में रहता है और वो तुम्हें रीपे कर देगा। अब हाउ इसे हैरान हो जाता है क्योंकि वो जिमो को अभी तक भूला नहीं था। ग्रैंडफादर को हाउ के चेहरे के रिएक्शन से पता चल जाता है कि ये जिमो को जानता है और वो उसे पूछते हैं कि जिमो कैसा कर रहा है। तो हाउ आगे से झूठ कहते हुए कहता है कि वो बढ़िया कर रहा है। अब इसे ग्रैंडफादर कुछ टाइम के लिए शांत हो जाते हैं और अपनी ग्रैंड डॉटर के सर को सहलाते हुए कहते हैं ठीक है, फिर शायद से इन्हें पता चल चुका है कि जीमो मारा गया। लेकिन हाँ ग्रैंडफादर से कहता है कि आप अपना पूरा काम करिए, जीमो के फैमिली मेरी फैमिली है, मैं पक्का करता हूँ कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। उन्हीं में से हम लोग एक बैंडिट को देखते हैं जो कि हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। हाउ आगे से कहता है कि मैंने सुना था कि ये साले शक्तिशाली हैं, लेकिन ये तो बस बेवकूफ से ट्रू के रियलम के लोग हैं। जिसके बाद हाउ उनमें से एक बैंडिट को मुंह से पकड़ता है और उसे उठा के सीधा जमीन में दे मारता है। वो घोड़ा वहाँ से उल्टे पैर वापस लौट जाता है और जब वो लोग अपने बॉस से पूछते हैं कि तुम कैसे हो, तो हाउ आगे से बताता है कि वो चल बसा। अब इसके बाद हाउ पीछे मुड़ के ग्रैंडफादर से कहता है कि जाइए जाके यार अपना काम करिए, जब तक मैं यहाँ पे हूँ आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो ग्रैंडफादर अंदर चले जाते हैं अपना काम पूरा करने के लिए। वह बचे कुछ बैंडिट्स हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इंटेंस फाइट होती है जहाँ पे हाउ लगातार बैंडिट्स को मारे जा रहा था, वहाँ पे ग्रैंडफादर लगातार अपने वेपन को रिफाइन करते हुए जा रहे थे। इसी तरीके से हाउ वहाँ पे बैंडिट्स को रोके रखता है लगातार अटैक करते करते और उन्हें मारते हुए, और ग्रैंडफादर अपने वेपन को रिफाइन करते चले जाते हैं। इसके बाद हाउ वहाँ पे सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी पूरी बॉडी के अंदर की को फ्यूज करके सामने की तरफ रॉकेट की तरह जाता है, और जो भी बैंडिट्स सामने की तरफ थे वो सभी एक झटके के अंदर ही मारे जाते हैं। और जब हाउ ने वहाँ पे बैंडिट्स को मार मार के एक पहाड़ बना दिया था, तब वो वापस ग्रैंडफा के पास लौट के आता है, लेकिन तब तक पता चलता है कि ग्रैंडफादर मारे जा चुके हैं। और मुझे कमाल की बात ये लगी कि अभी तक ग्रैंडफादर ने अपना हथौड़ा हाथ में पकड़ा हुआ है। वहीं पे वो लड़की हाउ की तरफ आगे बढ़ती है और उसे शुक्रिया
कहती है उसके ग्रैंडफादर को एक ब्लैक स्मिथ की तरीके से मरने के लिए। जिसके बाद वो आखिरी रैली को जो कि ग्रैंडफादर ने फोर्स किया था हाउ को देते हुए कहती है कि ग्रैंडफादर ने ये कहा था कि ये सॉर्ड को हाउ को दे दिया जाए। इस सॉर्ड का नाम है ड्रैगन सॉरिंग सॉर्ड, जिसकी क्वालिटी लाजवाब है। ग्रैंडफादर असल में ये सॉर्ड अपने ग्रैंडफादर जिमो को देना चाहते थे, लेकिन शायद से उन्हें पता लग चुका है कि जिमो के साथ कुछ हो गया है, इसलिए उन्होंने ये सॉर्ड हाउ को देने के बारे में फैसला किया। हाउ भी आगे से छुपाता नहीं है और वो कह देता है कि जिमो के साथ कुछ हो गया है। वो लड़की हाउ को सॉर्ड देते हुए कहती है कि ग्रैंडफादर को ऐसा लगता है कि तुम वर्दी हो, इसलिए अब से तुम इस सॉर्ड को हैंडल करोगे और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाओगे। हाउ आगे से पूछता है कि ग्रैंडपा का नाम क्या था, तो वो लड़की आगे से अपने ग्रैंडपा का नाम बताती है साओजिन। और हाउ भी आगे से ब्लैक स्मिथ को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि वो अब से उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा और उनके नाम के ऊपर कभी भी दाग नहीं लगाएगा। अब इसके बाद वो लोग ग्रैंडफादर को दफना देते हैं और हाउ उस लड़की का नाम जानता है जो कि होता है जिलू। हाउ उसे कहता है कि वो उसके लिए बाद में एक सेफ जगह का इंतजाम कर देगा, लेकिन वो अभी के लिए कुछ काम को पूरा करने के लिए जाने वाला है। जिलू उससे पूछती है कहाँ पे जा रहे हो। हाउ उसे कहता है कि चिंता ना करो, तुमने मुझे बताया था कि ग्रैंडफादर की जान माउंटेन के ऊपर गई थी कुछ लुटेरों की वजह से, मैं उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग स्टोन सिटी के लॉर्ड्स मेंशन को देखते हैं और हम लोग यहाँ पे स्टोन सिटी के लॉर्ड को भी देखते हैं जो कि एक फीमेल थी और ये मार्शल रियलम के सेकंड स्टेज पे है। वहीं पे हम लोग लुटेरों को कुछ लीडर्स को देखते हैं। अब ये लोग यहाँ पे धड़कन धड़की कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे साइड से हाउ आता है जो कि एक बार में अटैक करता है और 2-3 बैंडिट्स को मार गिराता है। मोटा वाला साइड में देख के कहता है कि किसने अटैक किया है, तो हाउ उनसे कहता है कि मैंने किया है और मैं भी मजे करने के लिए आया हूँ। वहीं पे एक लुटेरा जाके अपने लीडर को बताता है कि इसी ने सिटी के अंदर तामझाम किया था और हम सभी लोगों को बुरी तरीके से मारा था। तो ये हाउ की तरफ मुड़ के कहता है कि तुमने मेरे लोगों को मारा है, क्या तुम हम सभी को मार भी पाओगे। वहीं पे लॉर्ड हाउ से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए जान देने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। हाउ से कहता है तुम्हारे लिए जान देने ही कौन आया है, मैं यहाँ पे अपने लफड़े की वजह से आया हूँ। जिसके बाद वो एक एक करके बैंडिट्स के ऊपर अटैक करता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। मोटा वाला अपनी की को रिलीज करता है और अपने हथौड़े के अंदर डाल के हाउ की तरफ उसे थॉर के हथौड़े की तरह छोड़ता है, लेकिन हाउ आगे से ड्रैगन सॉरिक शॉट का इस्तेमाल करता है और उस हथौड़े के 2 टुकड़े करते हुए लीडर के ऊपर अटैक करता है और उसे भी मार गिराता है, जिससे बाकी जितने भी लुटेरे थे उन सभी की फटना चालू हो जाती है। हाउ आगे से बताता है कि वो तो अभी सिर्फ ट्रू की रियलम की 5th स्टेज पे है, लेकिन उसकी टेक्निक और डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन की वजह से वो सेंट मार्शल रियलम की 2nd स्टेज पे आ जाता है और ऊपर से ये ड्रैगन सॉरिंग सॉर्ड जो ग्रैंडफादर ने मरने से पहले बनाई थी, ये वर्ल्ड शॉकिंग क्वालिटी का वेपन है जो कि उसकी कल्टीवेशन को और 3 लेयर्स के अंदर बढ़ा देता है। इसीलिए हाउ अभी सेंट मार्शल रियलम की 5th स्टेज पे था। जिसके बाद हाउ आगे बढ़ता है और उनमें से जितने भी लुटेरे वहाँ पे थे उन सभी को एक एक करके मार देता है। वहीं पे हाउ ग्रैंडफादर से कहता है कि उन्होंने उसका बदला ले लिया है। वहीं पे वो लॉर्ड अपने मन के अंदर सोचती है कि ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है, शायद ये मेरी मदद कर सके। जिसके बाद वो लड़की हाउ से पूछती है क्या तुम मिस्टिक सॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल हो। हाउ से कहता है कि मैं कहीं का नहीं हूँ, मैं बस बदला लेने के लिए आया था। लेकिन वो लड़की हाउ से कहती है कि अगर तुम वहाँ के डिसाइपल हो तो फिर तुम फैंग यून को जानते होगे, क्या तुम उसके पास सीसीस को डिलीवर कर दोगे। हाउ को याद आता है कि फैंग यून वही लड़की है जो उसके पास स्कैन की न्यूज लेके आई थी। तो हाउ से पूछता है क्या मामला है, तो ये लड़की आगे से बताती है कि ये मामला सेंट मार्शल एम्पायर की सेफ्टी से लेना देना रखता है। जिसके बाद हाउ को पता चलता है कि फैंग यून असल में सेंट मार्शल एम्पायर की प्रिंसेस है। वो लड़की हाउ को बताती है सेंट मार्शल एम्पायर पूरी तरीके से उथल पुथल में पड़ा हुआ है। सेकंड प्रिंस इंपीरियल एडिक्ट को हड़पना चाहता है, सिर्फ इस इंपीरियल एडिक्ट को फैंग यून के पास डिलीवर करने से ही इस उथल पुथल को सॉल्व किया जा सकता है। हाउ आगे से कहता है कि इसी की वजह से पूरी तरीके से इस सिटी के अंदर उथल पुथल मची हुई है। वो लड़की आगे से बताती है कि हाँ उसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इस एडिक्ट को प्रिंसेस तक उसे ही डिलीवर करना है, इसीलिए सेकंड प्रिंस ने लुटेरों को झुंड ने इस लड़की को मारने के लिए यहाँ पे भेजा था। इसीलिए लड़की इस एडिक्ट को हाउ को देते हुए कहती है कि अभी भी यहाँ पे कई सारे लुटेरे हो सकते हैं जो उसकी कमांड के अंदर होंगे, इसलिए तुम्हें इस एडिक्ट को होंग्यू तक पहुंचा दो। हाउ आगे से इस चीज के लिए मान जाता है सिर्फ केन के लिए, क्योंकि फेंग्यू ने उसे बचाया था। लेकिन इसके बाद हाउ उसे उठा लेता है और उसे कहता है कि उसे गॉड डीमन माउंटेन के लिए जाना है और अभी के लिए उसे चोट लगी है, तो वो उसको एक सेफ जगह छोड़ देगा और जब तक वो लौट के वापस आएगा तब तक इसे इंतजार करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग हाउ, जीलू और उस लड़की को स्टोन सिटी के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हाउ उन लोगों से कहता है कि वो उन्हें अभी के लिए किसी कंट्री साइड इलाके में छोड़ देगा और वो लॉर्ड से जीलू का ख्याल रखने को कहता है। खैर उसी टाइम पे उन लोगों को बाहर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी और जब वो लोग आगे देखते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि कुछ लुटेरों ने जगह को घेर लिया है और वो आम लोगों से 100 गोल्ड कॉइन चार्ज कर रहे हैं दूसरी तरफ जाने के लिए। वहीं पे ये सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा पैसा दे थोड़ी ना सकते हैं सिर्फ एक गली को पार करने के लिए। वहीं पे हाउ आता है जो कि उन लोगों से कहता है कि वो इस मैटर को देख लेगा। इसके बाद हाउ आगे बढ़ता है और उनमें से एक बैंडिट को अपनी शॉट दिखाते हुए कहता है कि ये कितने की होगी। जब वो बैंडिट शॉट लेने के लिए हाथ
हाथ आगे ही बढ़ा रहा तो हाउ आगे बढ़ता है और उन लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें मार देता है। और उसी टाइम पे वहाँ पे बाकी बैंडिट्स आते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए हमारे ब्लैक वुल्फ मशीनरी क्रॉप के ऊपर हमला करने की। हम लोग देखते हैं कि वो लोग घोड़ों का नहीं बल्कि वुल्फ का इस्तेमाल कर रहे थे हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए। हालांकि हाउ को कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो उन सभी वुल्फ्स को भी हराते हुए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उन सभी लोगों को मार देता है। जिसके बाद हाउ उन लोगों से कहता है कि जल्दी से गली को पार करो भाई, क्या देख रहे हो। और वो मन के अंदर सोचता है कि इनके अंदर जो कोर होगा उसकी मदद से वो अपनी फिनिक्स एल्यूमिनरी स्काई टेक्निक को और होली मेयर को रिपेयर कर सकता है। इसीलिए वो उन वुल्फ के अंदर से उनके क्रिस्टल को भी बाहर निकाल लेता है। वहीं पे वो लड़की हाउ से कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर वो लोग यहाँ पे बदला लेने के लिए भी आ सकते हैं। तो हाउ आगे से कहता है कि मैं यही तो चाहता हूँ कि वो यहाँ पे बदला लेने के लिए आए। अगर मैं यहाँ पे जितने भी खतरे हैं उन सभी को खत्म नहीं करूंगा तो फिर मैं जेलो की सेफ्टी कैसे करूंगा, कैसे मैं उसे यहाँ पे छोड़ के जा सकता हूँ। इसीलिए तुम्हें विलेज में छोड़ने से पहले मुझे सेफ्टी को एंश्योर करना पड़ेगा। अब इसके बाद वो लोग कुछ टाइम के लिए इस विलेज के अंदर रुक जाते हैं, रेफ्यूजी ले लेते हैं। लेकिन सभी लोगों को इसी बात की चिंता थी कि हाउ यहाँ पे ब्लैक वुल्फ मशीनरी क्रॉप्स को सच में रोक भी पाएगा क्योंकि वो माउंटेन के लुटेरों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वहीं पे हाउ मन के अंदर सोचता है कि इनकी कल्टीवेशन ज्यादा हाई तो नहीं है लेकिन ये नंबर्स में ज्यादा है। हाउ आगे से बताता है कि कुछ सेंट मार्शल रियलम के एलाइट्स ने ब्लैक वुल्फ मर्सनरी क्रॉप से फाइट करने के बारे में फैसला किया था, लेकिन नंबर ज्यादा होने की वजह से और उनकी स्ट्रेटेजी की वजह से वो काफी जल्द ही हारे गए थे। हाउ आगे से बताता है कि वॉरियर्स को काफी ज्यादा फिजिकल थकान का सामना करना पड़ता है जब वो लगातार कई सारे अपोनेंट्स का सामना करते हैं। लेकिन हाउ जितने ज्यादा लोग हैं उतने ज्यादा को प्रेफर करता है क्योंकि माउंटेन बैंडिट्स को मारने के बाद हाउ को पता चला था कि ड्रैगन सॉरिंग सॉर्ड अपोनेंट्स को हराने के बाद उनकी एनर्जी को एकत्रित कर लेती है और हाउ उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने स्टेमिना को लगातार बढ़ा सकता है। इसीलिए वो लगातार फाइट्स को आराम से कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। और ऊपर से जो एनर्जी ड्रैगन सॉरिंग सॉर्ड अपने अंदर इकट्ठा करती है वो सप्लीमेंट की तरह भी काम करता है उसकी इनहेरिटेड मार्शल वेन्स को ओपन करने के लिए। इसीलिए हाउ इस ड्रैगन सॉर्ड का इस्तेमाल लगातार बैटल के अंदर कर सकता है खुद की इनहेरिटेड मार्शल वेन्स को ओपन करने के लिए। अब इसके बाद वहाँ पे पूरी फोर्स आ रही थी हाउ से फाइट करने के लिए, तो हाउ आगे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और सभी लोग आगे से कहते हैं कि वो सच में इतने लोगों को रोक भी पाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि हाउ वहाँ पे फाइट करना शुरू करता है और वो फाइट करते जाता है और उनसे कहता है कि तुम सभी यहाँ पे आके सिर्फ मरोगे और मुझे और ज्यादा शक्तिशाली बनाओगे। वहाँ पे सभी लोग आगे से कहते हैं कि वो तो सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अब इसके बाद वहाँ पे लीडर आता है जो कि हाउ को देख के कहता है कि हमने सोचा भी नहीं था कि इसके पास इतना ज्यादा दम होगा, लेकिन हमारी तादाद के सामने क्या ये सच में टिक भी पाएगा। लेकिन हम लोग हाउ को देखते हैं जो लगातार स्लाइसेस मारते जाता है और उन सभी लोगों को हराते जा रहा था और कुछ देर बाद जाके हाउ वहाँ पे थक जाता है। उस लड़की को लगता है कि हाउ का स्टेमिना अब खत्म हो चुका है और लीडर आगे से कहता है कि इसकी एनर्जी तो खत्म हो गई है, अब इसे बताओ कि हमारा मशीनरी क्रॉप्स दुश्मनों के साथ कैसा बर्ताव करता है। लेकिन उसी टाइम पे हाउ उस शॉट का इस्तेमाल करता है और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए दोबारा उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके बाद वो लीडर के ऊपर अटैक करता है और लीडर को भी मार देता है। बाकी सभी मशीनरीज आगे से कहते हैं कि इसने लीडर को मार दिया है, ये अभी तक थका क्यों नहीं। हाउ आगे से कहता है कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद तो मेरी थकावट पूरी तरीके से गायब हो गई है। जिसके बाद वो बचे कुचे मशीनरीज को देख के कहता है कि तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। जिसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करता है और उन्हें भी हरा देता है और सुबह तक हाउ ने पूरे मशीनरी गिल्ड को ही सफा कर दिया था और साथ ही में हाउ ने कई सारे बीस्ट क्रिस्टल को भी इकट्ठा कर लिया था वेपन को रिफाइन करने के लिए। वहीं पे जीलो और वो लड़की दोनों बाहर आती हैं और हाउ से कहती हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने सभी मशीनरीज को अकेले ही संभाल लोगे। अब इसके बाद हाउ उन दोनों से कहता है कि उसने वुल्फ मशीनरीज को संभाल लिया है और उनके कल्टीवेशन के साथ अब यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब वो विलेज को छोड़ के जा सकता है। और वो जाते हुए उस लड़की से कहता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे छोड़ता हूँ। अब इसके बाद हम लोग हाउ को देखते हैं जो कि दोबारा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था शॉर्ट से निकलती हुई और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये ट्रू की रियलम के 7th स्टेज पे आ जाता है और इसके पास 3 इनहेरिटेड मार्शल आर्ट्स वेन हो जाती हैं और साथ ही में 6 ऑर्डिनरी मार्शल वेन। साथ ही में हाउ ने इतनी एनर्जी इकट्ठा कर ली थी कि वो सेकंड जेम को भी आसानी के साथ रीस्टोर कर लेता है। अब इसके बाद हाउ डीमन गॉड डोमेन के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो सीधा डीमन गॉड डोमेन के अंदर एंटर भी हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग हाउ को देखते हैं और ये लोटस फ्लावर को ढूंढने के लिए आ ही रहा था कि इसी टाइम पे उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि एक लड़की को पीट रहे थे, ये कहते हुए कि तुमने हमें पॉइजन दिया है, तुम बहुत बड़ी गद्दार हो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मारी गई।
इस लड़की का नाम सौम्य है जो कि पॉइजन सेक्ट से है, जो कि ट्रू की रियलम के 9th स्टेज पे है। और ये आगे से बताती है कि मैंने उसे वही दवा दी है जो उन्हें मास्टर ने लिखी थी। लेकिन वो बंदा आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मारी गई, तुम उसे कैसे बचा सकती हो। और ऐसा लगता है गाँव के अंदर जो महामारी है वो तुम्हारी वजह से ही हुई है। जिसके बाद वो अपने पास से छुरा निकाल लेता है और उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि हाँ वहाँ पे आ जाता है और उसे कह देता है कि मेरे पास ऐसे कोई भी रीजन नहीं है कि मैं तुम्हें इसे मारने दूं। इस पे बाकी लोग भी वहाँ पे अपने पास से स्वॉर्ड बाहर निकाल लेते हैं और हाउ के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें भी इसके साथ ही मार देंगे। लेकिन हाँ वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसे कहता है कि पहले अपनी बेटी की तरफ देख। तो उसकी बेटी ठीक हो चुकी थी। तो ये आगे से खुशी के आंसू रोने लगता है और ये आगे से सौमो को बस इतना ही कहता है कि हमने तुम्हें गलत समझ लिया था, थैंक यू। साला सॉरी भी नहीं बोलता है। और सौमो को भी आगे से कोई दिक्कत नहीं थी। बहन तेरे अंदर चाकू घुसाने वाले थे, वो भी 3-4 बार। खैर हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो नरेटर हैं। जिसके बाद सौमो हाउ को भी शुक्रिया कहती है। खैर अब इसके बाद वो लोग आगे से बताते हैं कि उनके विलेज के अंदर महामारी चल रही है और सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो आगे से पूछता है कि पॉइजन सेक्ट तो पॉइजन बनाने के मायरे में काफी ज्यादा स्किल्ड होता है। तो सौमो आगे से बताती है कि इसीलिए उसने पॉइजन सेक्ट को ज्वाइन किया है और ऐसा लगता है कि इसीलिए सभी लोग इस सेक्ट को गलत ही समझते हैं। हालांकि सेक्ट के अंदर कुछ अच्छे लोग भी हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं, जैसे कि एरी मास्टर जिन्होंने इस प्रिस्क्रिप्शन यानी कि दवा को लिख के सभी लोगों को बचाने में मदद की है। और ये लड़की आगे से बताती है कि इन्हें अभी भी कई सारी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी इस मेडिसिन को दोबारा बनाने के लिए, जो कि इन्हें गॉड डीमन डोमेन के अंदर ही मिलेगी। हालांकि इस लड़की की कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है और ये वहाँ पे नहीं जा सकती है। अब उससे पूछता है कि तुम्हें ब्लड लोटस के बारे में पता है कि वो कहाँ पे लगेगा। तो सौमो आगे से बताती है कि उसे पता है। तो हाउसे कहता है कि चिंता न करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके लिए ये लड़की मान जाती है। जिसके बाद ये दोनों ही डीमन गॉड डोमेन के अंदर आ जाते हैं। रास्ते में हाउ उस लड़की से पूछता है कि वो तुम्हें मारने वाले थे और तुम अपनी कल्टीवेशन के साथ आसानी के साथ उन्हें हरा सकती थी, तो फिर तुमने कुछ किया क्यों नहीं। जिसपे सौमो आगे से बताती है कि वो अपनी फैमिली को थोड़ी ना नुकसान पहुंचा सकती है, वो सभी लोग उसके लिए फैमिली की तरह है। जिसके बाद सौमो अपनी कहानी बताती है कि जब वो 3 साल की हुई थी तब वो स्पेशल कंडीशन के साथ पैदा हुई थी और वो अपनी बॉडी से टॉक्सिन गैसेस या फिर पॉइजन को रिलीज करती थी। जो कोई भी उसे छूता था वो पॉइजन की वजह से मारा जाता था। उसके पेरेंट्स भी उसे छूते ही मारे गए थे। हालांकि विलेज वालों ने उसके ऊपर गिव अप नहीं किया और सारे विलेजर्स ने मिलकर ही उसे बड़ा किया। वो सभी उसके लिए खाना पीना देके जाते थे बिना छुए हुए ऑफ कोर्स। और कुछ टाइम बाद पॉइजन सेक्ट के मास्टर को सौमो की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चला और वो उसे सेक्ट लेके गया उसके ट्रीटमेंट के लिए। कुछ दिनों पहले उसके मास्टर को पता चला कि सौमो के विलेज के अंदर महामारी फैली हुई है, इसलिए उसने एक मेडिसिन का फॉर्मूला लिखा और सौमो को विलेज वापस भेज दिया ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। हाउसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है, कम से कम तुम थोड़े अच्छे लोगों से तो मिली। हालांकि वो अच्छे लोग अभी तुम्हें कुछ टाइम पहले मारने वाले थे। सौमो आगे से कहती है कि उसके लिए ये काफी अच्छी बात है कि वो सभी लोगों की मदद से ही पली बड़ी है। अब इसके बाद उन लोगों को मेडिसिन वैली मिल जाती है जहाँ पे लोटस फ्लावर थे और वहाँ पे जितने भी लोटस फ्लावर थे उन सभी को इकट्ठा कर लेता है। जिसके बाद वो सौमो से कहता है कि अब हमें विलेजर्स के लिए जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। अब इसके बाद वो लोग विलेजर्स के लिए भी यहाँ पे सभी जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर लेते हैं और सौमो देखती है कि उसी टाइम पे हाउलो के ऊपर एक स्नेक बिस्ट अटैक करने वाला था। तो वो जल्दी से हाउलो को धक्का दे देती है और उसके सामने आ जाती है ताकि वो सांप उसे खा ले। जिसके बाद वो सांप यहाँ पे मारा जाएगा। हालांकि हाउलो तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस सांप के ऊपर अटैक करके उसे एक झटके के अंदर ही मार देता है। जिसे सौमो हैरान होकर कहती है कि तुम ट्रूकी रियलम के सख्त 7th स्टेज पे होने के बावजूद उस सांप को कितने आसानी के साथ कैसे मार सकते हो। तो हाउ उसे बताता है कि उसने जानबूझ के इस सांप को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था क्योंकि उसे क्रिस्टल चाहिए था। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो लोग नेस्ट के अंदर आ चुके थे और नेस्ट के अंदर से और भी कई सारे सांप बाहर निकलते हैं। तो सौमो हाउ से कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन हाउ उसे मना कर देता है ये कहते हुए कि जब इतने सभी सांप आ रहे हैं तो इनके अंदर क्रिस्टल भी तो होंगे। जिसके बाद वो उन सभी स्नेक्स के ऊपर अटैक कर देता है और उन सभी को मारना शुरू कर देता है और कुछ ही देर के अंदर हाउ ने वहाँ पे जितने भी स्नेक्स थे उन सभी को मार दिया था। जिससे हाउ को कई सारे बीस्ट क्रिस्टल मिल चुके थे और साथ ही में शॉट की वजह से वो थका भी नहीं था और ऊपर से उसकी फिनिक्स टेक्निक भी इवॉल्व हो गई थी। अब इसके बाद वो लोग विलेज के पास आ जाते हैं जहाँ पे सौमो हाउ को शुक्रिया कह रही थी। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे विलेज का एक बंदा आता है जो कि सौमो से कहता है कि तुमने हमें क्यों मारा, तुमने हमें धोखा क्यों दिया। और इतना कहते ही वो मर जाता है। वहीं पे हाउ आगे से बताता है ऐसा लगता है कि विलेज के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी पहले ही चल बसे हैं और विलेज पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, अंदर कोई भी बंदा नहीं बचा था। अब उसी टाइम पे वहाँ पे सौमो का मास्टर आता है जो कि उससे कहता है कि देखो तुमने क्या
क्या कर दिया है। और वो सोमो से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इन्हें बचाने के लिए भेजा था, ये सभी मर कैसे गए। अब सोमो आगे से बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो पूछती है कि सभी लोग मारे क्यों गए। तो मास्टर उससे कहता है कि तुम इतने ज्यादा नादान हो कि तुमने मेरे ऊपर इतनी जल्दी से भरोसा क्यों कर लिया। साल मैं पॉइजन सेट का इंसान हूँ, तुमने मेडिसिन को चेक नहीं किया। मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा था उसकी मदद से इन्हें कुछ देर के लिए आराम तो मिल जाता, लेकिन बाद में ये और भी ज्यादा दर्दनाक मौत मरते। इस पे सोमो आगे से रोते हुए कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि तुमने मेरे लव वंस को मारा है। इस पे मास्टर आगे से कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मैंने यहाँ पे ये महामारी फैलाई जरूर थी, इससे ये बीमार होते ना कि मरते। और ऊपर से जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा था वो सच में एक जहरीला पॉइजन था, लेकिन तुमने उसे चेक नहीं किया और सीधा मेरे ऊपर यकीन कर लिया, इसीलिए तुम ही इन सभी की मौत की जिम्मेदार हो। जिसपे सोमो आगे से कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरे इतने सालों से ख्याल रखा था। लेकिन मास्टर आगे से कह देता है कि मैं यहाँ पे एक मॉन्स्टर को क्यों ही प्यार दूंगा, मैं तो बस यही उम्मीद कर रहा था कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मारी जाओ। अब इससे सोमो का दिल टूट जाता है, जिसके बाद वो खून के आंसू रोने लगती है, सॉरी पॉइजन के। और उसके बाद पता नहीं अचानक से सोमो को कुछ तो होता है और उसकी पॉइजन बॉडी वहाँ पे अवेकन होने लगती है। और ये मास्टर हमेशा से सोमो की बॉडी के पीछे ही था, इसलिए वो जल्दी से सोमो को पकड़ता है और उसे उठा के अपने साथ लेके जाता है। वहीं पे हाउ को घंटा कुछ समझ में नहीं आया था कि यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर समझ में आ जाता है कि उसे सोमो के पीछे जाना चाहिए, वो खतरे में हो सकती है। इसीलिए वो जल्दी से उन दोनों का पीछा करता है और डिमन गॉड माउंटेन डोमेन की बिल्कुल गहराई में आ जाता है, जहाँ पे कई सारे पॉइजन सेट के डिसाइपल थे जो कि उस एंट्रेंस को ब्लॉक कर रहे थे। और उसी टाइम पे कुछ की नजर हाउ के ऊपर पड़ जाती है, तो हाउ बाहर निकलता है और उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मारने लगता है। इसके बाद वो एक बंदे के गले के ऊपर तलवार रख लेता है और उससे पूछता है, मुझे बताओ कि सोमो कहाँ पे है, इससे पहले कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूं। वो बंदा साइड की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वहाँ पे है, लेकिन तुम्हें मैकेनिज्म को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो मास्टर ने लॉक किया है। वो उसकी तरफ आगे बढ़ी रहा था, उसी टाइम पे वो बंदा पीछे से छुरा निकाल लेता है, लेकिन हाउ उसके कॉलर को पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बख्शने वाला था, लेकिन अब नहीं। जिसके बाद वो उसको उठा के सीधा उस पत्थर के मैकेनिज्म के ऊपर ही दे मारता है, जिससे उस मैकेनिज्म के अंदर एक क्रैक पड़ जाता है और छेद हो जाता है और हाउ उसी छेद से आगे बढ़ जाता है और वो बंदा मारा जाता है। अब इसके बाद हाउ जब अंदर जाता है तो फिर उसको वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्केलेटन दिखाई देता है जो किसी ड्रैगन का था, और मास्टर उसके सामने पूजा करते हुए कहता है, वेनोमस ड्रैगन पॉइजन बॉडी पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी है और वो सेक्रीफाइस के लिए रेडी है, आज हम आपको ये ऑफर करने वाले हैं। इसके बाद वो सोमो को सेक्रीफाइस करने वाले थे। वहीं पे वेनोमस ड्रैगन जिसके बाद सोमो को सेक्रीफाइस करना शुरू करता है, तो फिर हाउ मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मास्टर उसे वहीं पे ही रोक लेता है और वो हाउ के ऊपर धक्का मार के उसे पीछे गिरा देता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वेनोमस ड्रैगन सीधा मास्टर की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं फाइनली रिवाइव हो गया। और हाउ ये देख के हैरान हो जाता है कि ड्रैगन डायरेक्ट ही सेंट मार्शल रियलम के अंदर आसन कर चुका है। वहीं पे हाउ की नजर जब सोमो के ऊपर पड़ती है तो सोमो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई थी और वो उनसे पूछता है क्या तुमने सोमो को मार दिया, लेकिन उसी टाइम पे वो वेनोमस ड्रैगन हाउ की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि यहाँ पे डिवाइन ड्रैगन की महक आ रही है। इसके बाद वो हाउ को गले से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम डिवाइन ड्रैगन के डिसेंडेंट हो। वहीं पे हाउ को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो खुद को आजाद नहीं करवा पाता है। वेनोमस ड्रैगन आगे से कहता है कि उसने पुराने दिनों में डिवाइन ड्रैगन के साथ बैटल की थी, लेकिन इसके बावजूद वो डिवाइन ड्रैगन की ब्लड लाइन को ओबिटेन नहीं कर पाया था, इसलिए शायद से दोबारा रिजरेक्ट होने के बाद इसके पास मौका आ चुका है कि अब ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकता है। इसके बाद वो हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि डिवाइन ड्रैगन की सोल वहाँ पे आ जाती है, जो कि आगे से कहता है कि जियाओ स्नेक क्लैन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे डिवाइन ड्रैगन क्लैन के जो मेंबर्स हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद वो वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, तो फिर वेनोमस ड्रैगन पीछे जाके गिरता है और कहता है कि कहीं तुम डिवाइन ड्रैगन तो नहीं। वहीं पे डिवाइन ड्रैगन हाउ से कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारी बॉडी उधार ले रहा हूँ। इसके बाद वो हाउ की बॉडी के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे अपनी बची कुछ पावर को रिलीज करता है जो बेकार नहीं थी। डिवाइन ड्रैगन आगे से कहता है कि हजारों साल हो चुके हैं, मेरी बची कुछ सोल गायब भी होने वाली है, लेकिन उससे पहले मुझे दूसरी दुनिया को देखने का मौका मिल चुका है। वह फिर वेनोमस ड्रैगन आगे से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि डिवाइन ड्रैगन पूरी तरीके से मारा नहीं। डिवाइन ड्रैगन आगे से कहता है कि पुराने दिनों में मुझे लाखों जियाओ स्नेक्स ने चारों तरफ से घेर लिया था और मैं बुरी किस्मत की वजह से वहाँ पे हारा गया, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये सोल अभी तक गायब नहीं हुई है। इसके बाद डिवाइन ड्रैगन आगे से ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अब मैं इसे गायब कर देता हूँ बिना किसी दिक्कत के। जिसके बाद वो सामने की तरफ से एक जोरदार पंच मारता है तो वेनोमस ड्रैगन की आगे से फटके चार हो जाती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है,
जो कि पहाड़ को तोड़ते हुए दूसरे पहाड़ को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं पे सोमो को कुछ भी नहीं हुआ था, उसे डिवाइन ड्रैगन ने प्रोटेक्ट कर लिया था। वहीं पे वेनोमस ड्रैगन और उसका मास्टर दोनों मारे गए थे। डिवाइन ड्रैगन आगे से कहता है कि मेरी बस सोल मरने ही वाली है, लेकिन अभी भी जो बची कुछ पावर है वो बुरी नहीं है। वहीं पे डिवाइन ड्रैगन वेनोमस ड्रैगन से पूछता है क्या तुमने इस बच्चे का इस्तेमाल किया था खुद को रिजरेक्ट करने के लिए, मेरे डिसेंडेंट की दोस्त को। जिसके बाद वो आगे से सोमो को वहाँ पे रिवाइव करने लगता है और वो वेनोमस ड्रैगन से जो बची कुछ पावर थी उसे निकालता है और सोमो के अंदर ट्रांसफर कर देता है। यानी कि वेनोमस ड्रैगन ने जो सोमो से लिया था, डिवाइन ड्रैगन ने वो वापस सोमो को दे दिया है और साथ ही में वो सोमो की बॉडी को भी मॉडिफाई कर देता है। अब इससे सोमो फ्यूचर में अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी बॉडी के अंदर से पॉइजन को कंट्रोल कर सकती है। यानी कि कोई अगर उसे छुएगा तो वो मरेगा नहीं जब तक सोमो न चाहे। साथ ही में डिवाइन ड्रैगन हाउ की बॉडी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि हाउ ने अभी तक IQ पॉइंट्स को ओपन नहीं किया है और उसके पास सिर्फ 3 ही इनहेरिटेड मेरिडियंस हैं। इसीलिए वो जाते जाते हाउ की हल्की सी हेल्प कर देता है, क्योंकि अब वो इसके बाद पूरी तरीके से इस दुनिया को छोड़ देगा। अब अगला सीन 3 दिनों के बाद का होता है और हाउ में बताता है कि डिवाइन ड्रैगन की मदद से वो अपनी बॉडी को काफी अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर पाया है। अब उसके पास 8 इनहेरिटेड मेरिडियंस हो चुकी है और साथ ही में डिवाइन ड्रैगन की पावर भी उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो चुकी है। उसकी कल्टीवेशन भी 3rd लेवल ऑफ सेंट मार्शल रियलम तक पहुंच चुकी है। अब हाउ यहाँ पे आसानी के साथ सेंट मार्शल रियलम के 8th लेवल के अपोनेंट्स को हरा सकता है, लेकिन उसे हुआंग को हराने के लिए अभी भी थोड़ी सी ताकत चाहिए। अब उसी टाइम पे हाउ के सामने एक वुल्फ बीस्ट आ जाता है और हाउ में बताता है कि अब उसके पास डिवाइन IQ पॉइंट्स भी ओपन हो चुके हैं, तो अब वो पहले से अलग है। उसकी डिवाइन IQ पॉइंट्स ओपन हो जाने की वजह से अब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी मदद से वो एक्सटर्नल यानी कि बाहरी ऑब्जेक्ट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। और हाउ जब अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है तब वो एक बहुत बड़े पत्थर को उठा लेता है और उस वुल्फ के ऊपर दे मारता है, जिससे वो वुल्फ मारा जाता है और हाउ के लिए काफी बड़े ट्रम्प कार्ड जैसा है। अब इसके बाद हाउ जब उस विलेज के अंदर वापस आता है जहाँ पे उसने जीलो और उस लड़की को रखा हुआ था, तो फिर वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स आए थे जो कि वहाँ की लीडर से पूछ रहे थे कि बताओ ये बंदा अभी कहाँ पे है। और जब वो बंदा बताने से मना करता है तो ऑफिशियल उसे परेशान करने लगते हैं। उसी टाइम पे हाउ वहाँ पे आता है जो कि उन लोगों के ऊपर शॉर्ट से अटैक करता है और उन सभी लोगों को वहीं पे मार देता है। जिसके बाद वो उस बंदे से पूछता है कि बताओ जीलो और साउलू कहाँ पे हैं। और हाउ उसे पूछता है कि उसने यहाँ पे माउंटेन बैंडिट्स, ब्लैक वुल्फ मशीनरी ग्रुप सभी लोगों को मार दिया है, तो फिर और ज्यादा लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। तो फिर वो बंदा हाउ को बताता है कि ये सभी लोग सेकंड प्रिंस द्वारा भेजे गए हैं जो यहाँ पे इंपीरियल एडिक्ट को ढूंढने के लिए आए हैं। हाउ से पूछता है जीलू और जुआन कहाँ पे है। वो बंदा आगे से बताता है कि उसने उन्हें छुपा दिया था ताकि वो एक्सपोज ना हो। अब इसके बाद हम लोग हाउ को जीलू और जुआन के साथ देखते हैं। अब इसके बाद जुआन हाउ को बताते हैं कि सेकंड प्रिंस ने इस बार कई सारी फोर्स यहाँ पे भेजी है और उनमें से हर कोई सेंट मार्शल रियलम के 7th लेवल पे होगा और वो सभी यहाँ पे इंपीरियल एडिक्ट को ढूंढने के लिए आए हैं। और ऐसा लगता है सेकंड प्रिंस को ये भी पता है कि तुम जुआन जियान सेक्ट वापस लौटने वाले हो, तो उसने कई सारे फोर्स को वहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया है जो तुम्हारा रास्ता रोकेंगे और तुम्हें जुआन शॉर्ट सेक्ट के अंदर जाने नहीं देंगे। हाउलो आगे से कह देता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ नहीं सकता है। इसके बाद वो जीलो को दोबारा जुआन की केयर में छोड़ देता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब इसके बाद हम लोग जुआन शॉर्ट सेक्ट के बाहरी इलाके को देखते हैं जहाँ पे कई सारे ऑफिशियल्स वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे। उनमें से कई सारे लोग हाउ को सीरियस ले रहे थे और कई सारे नहीं। एक तो बंदा कहता है कि वो हमारे सामने टिक ही कहाँ पाएगा, हम सभी लोग यहाँ पे सेंट मार्शल रियलम पे हैं और हजारों की तादाद में हैं। लेकिन उसी टाइम पे एक बंदा आगे से कहता है रुक जाओ सामने देखो। तो जब वो लोग सामने देखते हैं तो फिर उन्हें हाउ दिखाई देता है जिसने वहाँ पे बाकी ऑफिसर्स को मार के पहाड़ बना दिया था और वो उनसे कहता है आओ दावत चल रही है यहीं पे। तो फिर वो सभी डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन हाउ तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है भाग कहाँ पे रहे हो, खर्चा पानी तो लेते जाओ, और वो उन सभी को भी मार देता है। अब इसके बाद हम लोग एलाइट ट्रूप के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा आगे से रिपोर्ट करके बताता है कि हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया है और कई सारे लोग मारे गए हैं जो बाहर की तरफ पेट्रोलिंग कर रहे थे। ये लोग यहाँ पे बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे हाउ आता है जो कि उस बंदे को मार देता है और उस ऑफिसर से कहता है कि मैं ही था जो तुम्हारे लोगों को पील रहा था। मैंने सुना है सेकंड प्रिंस ने मेरे लिए तोहफा भेजा है तो मैं वो चेक करने के लिए आया हूँ। वो ऑफिसर भी अपने पास से शॉट को बाहर निकाल लेता है और हाउ से कहता है कि तुमने मेरे सबऑर्डिनेट्स को मार दिया है, तुम भले ही जुआन शॉट सेक्टर से बाहर निकल चुके हो लेकिन यहाँ पे जिंदा नहीं बच पाओगे क्योंकि मैं यहाँ पे सेंगवो रियलम के 7th स्टेज पे हूँ। इसके बाद वो हाउ के ऊपर तेजी के साथ अटैक कर देता है और उसे कह देता है कि सेंगवो रियलम पे होने से तुम इनविंसिबल बन सकते हो, तुम्हारे सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। इसके बाद जब वो हाउ के ऊपर अटैक करता है तो हाउ एक झटके के अंदर ही उसकी गर्दन काट देता है और उसे कह देता है ज्यादा बातें करते हो भाई, इतनी लेने तुम्हारे स्क्रिप्ट में है नहीं जितनी तुम पील रहे हो। हाउ मन के अंदर सोचता है कि उसने सेंगवो रियलम के कम से कम यहाँ पे हजारों वॉरियर्स को मारा होगा, अब उसके पास शॉट के अंदर इतनी तो एनर्जी इकट्ठा हो ही गई होगी, इसकी मदद से वो 2 और इनहेरिटेड मार्शल वेन्स को यहाँ पे ओपन कर सकता
लगता है, और जब वो इन दोनों वेन्स को ओपन कर लेगा तो फिर हुआंग यू को मारने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो कि सेंगवू रियलम की 9th स्टेज पे होगा। बेशक भाई सेंट मार्शल रियलम को सेंगवू रियलम कर दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग सक्सेसफुली जुवान स्वॉर्ड सेक्टर के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे वो सबसे पहले होंग को लोटस फ्लावर देता है ताकि वो दवा बना के केन को ठीक कर सके। इसके बाद वो इंपीरियल डिग्री को फेंग युन को भी दे देता है, जिसके बाद वो तुरंत अपने रॉयल फोर्स को लेती है और सेकंड प्रिंस की बगावत को हराने के लिए निकल जाती है। और मीनवाइल हम लोग हुआंग यू को देखते हैं, जिसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाउ जितने भी ऑब्स्टिकल थे उन सभी को पार करके यहाँ पे आ चुका है। हालांकि इसने सेकंड प्रिंस की मदद की थी वहाँ पे माउंटेन के ऊपर जितने भी लोग थे उन सभी को इंतजाम करने के। इसके बावजूद हाउ उन सभी को पार करके आ गया, और अगर हाउ यहाँ पे केन को दोबारा जिंदा कर लेता है, सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हुआंग यू ने अभी तक कितने सारे कारनामे किए हैं। हालांकि इसकी पोजीशन काफी ज्यादा खराब है, लेकिन ये इतने सभी कारनामे थोड़ी ना एक साथ झेल सकता है, इसलिए यह फैसला करता है कि वो हाउलू और केन को दोनों को एक साथ ही निपटा देगा। अब इसके बाद हम लोग हाउ को उसके मास्टर के पास देखते हैं, जहाँ पे हाउ आगे से बता देता है कि वो हुआंग को पेलने के लिए जाने वाला है। अब इस लड़ाई से उसके मास्टर को दिक्कत हो सकती है, इसीलिए वो यहाँ पे अपने रिश्तों को खत्म करने के लिए आया था। तो फिर उसका मास्टर उससे कहता है कि खत्म हो गया, जाओ भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। फिफेन उसे कहता भी है क्या तुम इसकी मदद नहीं करोगे, तो मास्टर आगे से कहता रहता है कि मैं एक ट्रबल मेकर की मदद क्यों ही करूं, उसकी मदद करना एक नई मुसीबत को बुलाने जैसा होगा। अब इसके बाद हाउ होंग के पास आ जाता है और उसे पूछता है कि इसे रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। होंग उसे बताती है कि एक दिन के अंदर इसे ठीक तो हो जाना चाहिए। इसके बाद हाउ वहाँ से जाते हुए कहता है कि इसका फ्यूचर में ख्याल रखना, और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हुआंग आ जाता है, जो कि हाउ को सीधा खूनी कहता है, वो भी केन का, और उसे कहता है कि बाहर आओ, तुमने हमारे सेक्ट के लोगों को नुकसान पहुंचाया है। होंग आगे से कहती भी कि हाउलू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर साइड से एक एल्डर उसे कह देता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसने केन को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम इस मामले से दूर ही रहो, इससे कोर्ट तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। हम लोग डैन वैली के मास्टर को देखते हैं, जो कि सीनियर एल्केमिस्ट था। होंग यू हाउ से कहता है क्या तुम्हें कुछ कहना है। हाउ आगे से कहता है कि हाँ, कुत्ते की बीन बजानी है। अब इसके बाद हुआंग हाउ के ऊपर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि जब तक उसके साइड में एल्डर जिंग है तब तक उसे हाउ को मारने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद वो हाउ के ऊपर पूरी ताकत से अटैक कर देता है, तो हाउ भी आगे से अपने शॉट को बाहर निकाल लेता है, लेकिन हाउ उल्टा हुआंग के ऊपर ही एक जोरदार स्लैश मार देता है, जिससे हुआंग दूर जाके गिरता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। हाउ उसे कहता है कितनी बुरी तरीके से पीटोगे, कभी सोचा भी नहीं था ना। अब इसे होंग और एल्डर जिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वह भी हुआंग यू हाउ से कहता है कि तुम मुझे इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड नहीं कर सकते हो, तुम सेंट मार्शल रियलम पे पहुंच चुके हो ना। हाउ आगे से कहता है कि ट्रिप पे जाने पे मेरी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, लेकिन इतना काफी है तुम्हें मारने के लिए। तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, और भी मैं सेल्फ डिफेंस के अंदर तुम्हें मार भी सकता हूँ। हुआंग यू दोबारा खड़ा होता है, कहता है कि तुम बस एक इनर डिसाइपल हो, मुझे मारने के बारे में सोचना भी नहीं। लेकिन हाँ, उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके सर को पकड़ के उसे दबोच लेता है, और उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली मार देता हूँ तो फिर जितना तुमने मुझे परेशान किया है ये कंपनसेशन के बराबर नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा सा तड़प लो। जिसके बाद वो हुआंग यू के अंदर अपनी बॉडी के स्पिरिचुअल प्रेशर को डालने लगता है। इसे हुआंग यू काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है। सभी लोग आगे से कह देते हैं कि इसने अपनी स्पिरिट को ओपन कर लिया है, तब ये स्पिरिचुअल अटैक कर पा रहा है, और इतने स्पिरिचुअल पावर के साथ में ये आसानी के साथ एक एल्केमिस्ट बन सकता है, वो भी एडवांस रैंक का। वहीं पे एल्डर जिंग हाउ के ऊपर अटैक कर देते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारे पास अल्केमी टैलेंट भी है, लेकिन तुम बस एक फर्स्ट ग्रेड के एल्केमिस्ट हो, मेरे सामने टिक भी नहीं पाओगे। हालांकि जब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उसी टाइम पे हाउ वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को रिलीज करता है, जो कि एल्डर जिंग के ऊपर एक ही दहाड़ मारता है और वो दूर जाके घुस जाते हैं। वहीं पे होंग हाउ के स्पिरिचुअल ड्रैगन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पे अल्केमिस्ट जिंग आगे से कह देते हैं कि हर अल्केमिस्ट के पास अलग अलग स्पिरिचुअल पावर होती है, और ज्यादातर के पास एक ऑर्डिनरी फॉर्मलेस स्पिरिचुअल पावर होती है, लेकिन तुम्हारे पास एक ड्रैगन है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास कोई रेयर एशियन टाइप की स्पिरिचुअल पावर है। और उसे कहता है तुम्हारे रिएक्शन को देख के ऐसा लगता है मेरे स्पिरिचुअल पावर सच में बहुत ज्यादा रेयर है। वह भी हुआंग यू अब हाउ से कह देता है कि मैंने काफी ज्यादा गलत चीजें की हैं और तुम्हें हार्म किया है, लेकिन मेरी जिंदगी बख्श दो। लेकिन हाउ आगे से कह देता है कि इसके लिए देर हो चुकी है, अब तुम्हारी माफी का कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद वो हुआंग यू की गर्दन काट देता है और उसे मार देता है। इससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक डिसाइपल ने एल्डर को मार दिया। अब इसके बाद हाउ ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राइम किया था, इसलिए वो तुरंत सेक्ट को छोड़ के जाने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे एल्डर जिंग अपने पास से कुछ चीज निकालते हैं और उसे तोड़ देते हैं, और उससे कह देते हैं कि आज तुम यहीं पे मरोगे। एक डिसाइपल एल्डर को मारे ऐसा नामुमकिन है। होंग बताती है कि ये जेडो टोकन है, जिसका इस्तेमाल वैली मास्टर सेक्ट मास्टर को समन करने के लिए करता है। अब हाउ वहाँ से बच के भाग ही रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे स्पिरिचुअल की चेन आती है, जो कि हाउ को पकड़ के दोबारा नीचे खींच लेती है। अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जुआन शॉट सेक्ट का सेक्ट मास्टर आ जाता है, जो कि एल्डर जिंग से कहता है कि इसी ने एल्डर हुआंग को मारा है
ना। वहीं पे एल्डरजिंग आगे से कहता है कि हाँ, इसी ने ही रेनफोर्समेंट हॉल के अंदर मास्कर मचाया था, इसी ने यहाँ पे सभी चीजों को किया है, इसने एल्डर हुआंग को भी मारा है, इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हाओ आगे से कहता भी है कि इन लोगों ने पहले मेरी पुंगी बजाई थी, जब मैंने इनकी सेल्फ डिफेंस में पुंगी बजा दी तो फिर मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्या। लेकिन सेक्ट मास्टर आगे से कह देता है कि उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस कोई बलि का बकरा चाहिए जो कि इन सभी चीजों को अपने मत्थे मर ले, जिसके बाद मैटर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। जिसके बाद वो हुआंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसी पल साइड से एक स्पिरिचुअल स्लैश आता है जो कि सीधा जाके सेक्ट मास्टर को लगता है और सेक्ट मास्टर की फटके चार हो जाती है और उनके मुंह से खून बहने लगता है। भाई इस सेक्ट के अंदर गड़बड़ है, कुछ आत्मा ने कब्जा किया है, जिसको देखो वो बस मैटर को सॉल्व करने के ही चक्कर में पड़ा हुआ है। सेक्ट मास्टर आगे से चिल्लाते हुए कहता है, कौन है बे, किसने अटैक किया। साइड से कान को खुजाते हुए मास्टर जियांग बाहर निकलते हैं, साथ ही में फीफैन भी। और मास्टर जियांग सेक्ट लीडर से कहते हैं कि साला मैं कुछ टाइम के लिए सर्कुलेशन के अंदर क्या चला गया, तो सेक्ट मास्टर को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे पोजीशन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेक्ट लीडर की। सेक्ट मास्टर जैसे ही वहाँ पे जियांग को देखते हैं तो वो आगे से हैरान होकर कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर मास्टर जियांग हाओ से पूछते हैं कि बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है, तो हाओ आगे से कहता है कि उसने एक एल्डर को मार दिया है और उसने गलती की है और वो यहाँ पे सजा को लेने के लिए रेडी है। लेकिन मास्टर जियांग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हारी गलती नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि ये पूछ रहा हूँ कि कहीं तुम्हें इन लोगों ने चोट तो नहीं पहुंचाई, और अगर किसी ने मेरे डिसेबल को छूने की कोशिश भी की होगी तो फिर मैं उसे तोड़ मरोड़ के जिगसॉ पजल बना दूंगा। फिर सेक्ट मास्टर को जैसे ही पता चलता है कि हाओ मास्टर जियांग का डिसेबल है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो एल्डर जिंग से कहता है कि तुमने ये बताया क्यों नहीं कि ये डिसेबल मास्टर जियांग का डिसेबल है। लेकिन एल्डर जिंग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये बंदा मास्टर जियांग का डिसेबल है, वो बस एक बुढ़ा है, फालतू सा काम करता है और नशेड़ी है और जुआड़ी भी। मुझे लगता है कि सेक्ट लीडर को उसे भी यहीं पे निपटा देना चाहिए। हालांकि उसी टाइम पे मास्टर जियांग उसके ऊपर साइड से अटैक करते हैं और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और उसी के साथ जियांग वहीं पे मारा जाता है। मास्टर जियांग कहते हैं कि ये बुढ़ा कुछ ज्यादा ही मुंह चला रहा था। इसके बाद वो सेक्ट मास्टर से कहते हैं कि मैंने भी यहाँ पे एक एल्डर को मार दिया है, क्या मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वहीं पे सेक्ट मास्टर की फटके चार थी, क्योंकि मास्टर की जियांग की स्ट्रेंथ अभी भी बहुत ज्यादा थी और वो मास्टर जियांग से कहता है कि मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन तुम्हारे डिसाइबल ने एक एल्डर को मार दिया है, कम से कम यहाँ पे उसे तो कुछ सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ये रूल्स होगा। मास्टर जियांग भी आगे से कह देते हैं कि वो कोई ऐसा नहीं है जो अपने डिसाइपल को बचाने की कोशिश करे। इसके बाद वो हाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा और वो उसे सजा के तौर पे 3 घंटे दीवार की तरफ मुंह करने को कहते हैं और उसे डिनर में सिर्फ चिकन का पिछवाड़ा मिलेगा खाने के लिए। अब इससे हाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और सेक्ट मास्टर की तो आंखें बाहर आ जाती हैं। वहीं पे फीफैन को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन हाओ के लिए तो ये कुशल मंगल था और वो तुरंत इस पनिशमेंट को मान लेता है। इसके बाद सेक्ट मास्टर उन लोगों से कहता है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ और 1 साल बाद यहाँ पे 6 सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन होगा। अगर हाओ वहाँ पे टॉप 3 के अंदर नहीं आता है तो फिर उसे पनिशमेंट मिलती रहेगी। जिसपे मास्टर जियांग उसे कहते हैं जाओ जाओ तब का तब देखा जाओगा। अब इसके बाद वो सभी लोग हाओ को अपने साथ लेके चले जाते हैं। वहीं पे हाओ अपने मन के अंदर सोचता है कि सभी लोग उससे कह रहे थे कि उसे युवान पिक को नहीं चूज करना चाहिए, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन हाओ को ऐसा लगता है कि उसने सबसे बेस्ट पिक को चूज किया है। अब इसके बाद अगला सीन 1 महीने के बाद का होता है और हम लोग हाओ को देखते हैं जो कि वेपन को रिफाइन कर रहा था और वो रिफाइन करके एक शॉट को बाहर निकालता है जिसका लेवल 5th था। हाओ आगे से बताता है क्योंकि उसने यहाँ पे जिमो के ग्रैंडफादर की लेगेसी को एक्वायर कर लिया है, इसलिए अब वो यहाँ पे टॉप क्वालिटी के वेपन्स को आसानी के साथ बना सकता है। हालांकि ग्रैंडपा ने जो शॉट यहाँ पे ड्रैगन सॉरिंग शॉट बनाई थी उसकी क्वालिटी हाओ के मुकाबले में काफी ज्यादा थी, इसलिए हाओ को काफी ज्यादा टाइम लगेगा ग्रैंडपा के लेवल तक पहुँचने में। और हाओ इन वेपन्स का इस्तेमाल करके धीरे धीरे करके जेम स्टोन्स को भी रिकवर कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।